शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर शहजादों, शहजादियों, परियों और जासूसी कहानियों को भी देखिए, जो दोस्ती, खानदान और अखलाकियात के खूबसूरत असबाब पर मबनी है। आइए आज की दिलचस्प कहानी मुजरिम पकड़े गए शुरू करते हैं। ये कहानी एक नौजवान अमजद लड़के की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जो अपने वालिद की रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में आने वाली मुतवक्के तब्दीलियों से खुश हो रहा है। इसके वालिद ने रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम से एक होटल खरीदा, जिसे चलाने की जिम्मेदारी अमजद को दी गई। होटल के काम में मसरूफ अमजद को जल्द ही अंदाजा हुआ कि ये काम आसान नहीं होगा। कहानी इस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आकर होटल में वारदात करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान जुर्म का इंकिशाफ होता है। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है और उसके तमाम हुकूक महफूज हैं। मुजरिम पकड़े गए। अभी कुछ अरसा पहले जब मेरे अब्बा जान सरकारी नौकरी से रिटायर हुए तो उन्हें इदारे से एक माकूल रकम मिली थी, जो हर सरकारी मुलाजिम को उसकी रिटायरमेंट पर मिलती है। मैं खुश था कि अब हमारे घर हर वो चीज़ आ जाएगी जिसके लिए मैं और मेरी अम्मी जिंदगी भर तरसते रहे थे, मगर हमारे घर कुछ भी नहीं आया। अब्बा जान ने सारे पैसे बैंक में ही पड़े रहने दिए और अम्मी जान से बोले, इन पैसों को हमें बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा, ये हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी कि अपनी रिटायरमेंट से पहले मुझे अपने महकमे में किसी छोटी मोटी पोस्ट पर लगवा दें, मगर कामयाबी नहीं हुई। मैं मैट्रिक करने के बाद आगे अपनी तालीम जारी नहीं रख सका। वो अपने महकमे में नायब कासिद थे और उनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। इस तनख्वाह में घर के अखराजात ही मुश्किल से पूरे होते थे, इसलिए मेरी आगे की पढ़ाई का बोझ उठाना उनके बस से बाहर था। अम्मी मेरी बहुत सीधी साधी औरत थी। वो मेरे मैट्रिक करने पर ही बहुत खुश थी और बड़े फख्र से दूसरों को बताती थी कि उनके बेटे ने 10 जमातें पढ़ ली हैं। अब्बा जान ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि मैं भी अब कुछ काम धंधा करूं और उनका हाथ बटूं। मैं भी नौकरी की तलाश में सरगर्दा था, मगर कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। मेरे अब्बा अपने महकमे के लोगों से नाला थे क्योंकि उन्होंने मुझे नौकरी पर नहीं रखा था। वो मुझ पर भी गुस्सा करते थे कि खाली तालीम से क्या होता है, मुझे कोई हुनर भी सीख लेना चाहिए था। हालात की वजह से गरीब आदमी में दो चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। एक तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है और दूसरी ये कि हर वक्त गुस्से में रहता है। अब्बा जान इन दोनों खुसूसियात से मालामाल थे। अम्मी पर तो उनका बस चलता नहीं था। मैं शिकंजे में आया हुआ था। मैं घर में होता तो उनकी ज्यादातर कोशिश यही होती थी कि दुनिया की हर ऊंच नीच मुझे समझा दे। उनके समझाने का अंदाज भी ऐसा होता था कि सुनने वाला जिद में आ जाए और अहद कर ले कि उनकी किसी नसीहत पर अमल नहीं करेगा। घर में और था ही कौन, मैं और मेरी अम्मी। अम्मी एक हद तक तो उनकी सुनती थी, इसके बाद उन्हें सुनाने बैठ जाती थी। अम्मी की इस हरकत से वो बहुत घबराते थे और कोशिश करते थे कि उनसे बहस ना हो। मैं उनका बहुत अदब करता था, इसलिए खामोशी से उनकी बातें सुनता रहता था। आसान हदफ देखकर वो मुझे ही तख्ता मश्क बनाए रखते थे। दुनिया भर में उनके साथ जितनी ज्यादतियां की थी, जाने क्यों वो उनका जिम्मेदार मुझे ही समझते थे। वो किसी काम में मसरूफ हूँ या फालतू बैठे हूँ, उनकी डांट डपट का सिलसिला जारी रहता था। मैं उनकी रोज की डांट से तन आया हुआ था और कोशिश करता था कि वो घर में हो तो मैं घर से बाहर ही रहूं। वो घर में होते तो मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता। मेरे दोस्त भी नौकरियों की तलाश में थे और अभी तक उनकी भी तलाश जारी थी। नौकरी थी कि मिलने का नाम नहीं ले रही थी। एक रोज दोपहर को मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे अम्मी के चेहरे पर खुशी के तासुरात नजर आए। उन्होंने मुझे खाना दिया और पास बैठकर बोले, अब हमारे बुरे दिनों का खात्मा होने वाला है। तेरे अब्बा को दफ्तर से जो रकम मिली थी उससे वो एक होटल खरीद रहे हैं। तेरी भी नौकरी का मसला हल हो जाएगा। वो कह रहे थे कि तुझे गल्ले पर बिठाएंगे, तो हिसाब किताब रखने के अलावा मुलाजमों के काम पर भी ध्यान रखिएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम तेरी नौकरी की दुआएं करते थे,
अब मालिक ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम दूसरों को नौकरी पर रखें। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिक्रमंदी से बोले, बेटा बहुत देखभाल कर अपना काम करना, तेरे अब्बा जान गर्म मिजाज के हैं, कुछ उल्टी सीधी बात भी कर दें तो खामोशी से सुन लेना। देख मैं भी तो सालों से गुजारा कर रही हूँ उनके साथ। अम्मी जान अगर अब्बा गर्म मिजाज के हैं तो फिर बिठा ले किसी और को होटल के गल्ले पर। 2 दिन में ही होटल बंद ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मुझे गुस्से में देखकर अम्मी खुशामद पर उतर आए। देख बेटा, मैंने तो इसलिए कहा था कि मैं तेरे अब्बा को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तो कुछ कमाने लगे तो तेरे हाथ पीले कर दूं। मैं कुछ नहीं बोला। रात मेरे अब्बा देर से घर आए। मैं बिस्तर में था मगर सोया नहीं था। उन्होंने आते ही पूछा, अमजद कहाँ है? अम्मी ने बताया कि वो तो सो गया है। हालांकि मैं सोया नहीं था, आंखें बंद किए पड़ा था, मगर अम्मी यही समझ रही थी कि मैं सो गया हूँ। मेरे अब्बा ने कहा, सुबह से बता देना, नवाबी की जिंदगी के दिन खत्म हो गए हैं। कल से उसे मेरे साथ होटल पर जाना पड़ेगा। होटल अब हमारा हो गया है। मैंने पक्के कागजात बनवा कर रकम की अदायगी भी कर दी है। चलता हुआ होटल है मगर जरा दौर है। सुबह अम्मी ने मुझे जल्दी उठा दिया था। मैं बुझे दिल से तैयार होकर अब्बा के साथ निकल पड़ा। उन्होंने एक टैक्सी रोकी और हम तकरीबन 25 मिनट में होटल पहुंच गए। मैं तो समझ रहा था कि ये किसी बारौनक जगह पर पक्की इमारत में होगा, मगर ये छप्पर होटल था। ग्राहकों के बैठने के लिए एक बड़ी सी जगह थी। बारिश और धूप से बचाव के लिए बड़ी बड़ी तरपालों को लोहे के पाइपों से बांधकर तान दिया गया था। उनके नीचे प्लास्टिक की मेज कुर्सियां थीं। एक कोने में बराबर बराबर 2 लकड़ी के केबिन थे। एक केबिन छोटी सी दुकान थी जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया थी। दूसरा केबिन आटा, चावल और दालें रखने के लिए था। मेरे अब्बा ने कहा, इस दुकान में वैसे तो मैं बैठा करूंगा और तुम दूसरे मुलाजमों के साथ होटल के काम करोगे। मेरे गैर हाजिरी में दुकान तुम्हें संभालना पड़ेगी। ग्राहकों से वसूली और दुकान की चीजों की फरोख्त से जो पैसे मिलेंगे उन्हें ही लकड़ी के बक्से में रखना। दुकान में दाखिले की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। हमें किसी पर भी एतबार नहीं करना है। ये बात भी सुन लो कि तुम्हें होटल पर 24 घंटे रहना होगा। अभी तो नहीं, कल अपने कपड़े वगैरह भी यही लाकर रख लेना। मेरे जिस्म से तो जैसे जान निकल गई। अब्बा की बात सुनकर मैं समझ गया था कि मेरे सारे ऐश खत्म, मुझे बाकी जिंदगी इसी होटल में बसर करना पड़ेगी। अब्बा जान से मैं बहुत डरता था, इसलिए खामोश रहा। अब्बा की नजरें मेरे चेहरे पर जिमी हुई थी। जब मैंने कोई एहतजाज नहीं किया तो वो मुतमईन हो गए। अगले दिन मैं अपने कपड़े और दूसरी चीजें एक लोहे के संदूक में भरकर होटल पहुंच गया। अम्मी जान मेरी रवानगी पर आबदीदा हो गई थी। अम्मी आप मुझे बहुत याद आया करेंगी। मैंने ये कहा तो वो बाकायदा रोने लगी। अब्बा जान इन रिक्कत आमेज मनाजिर को देख देख कर तिलमिला रहे थे। जाव अंदर जाव, उन्होंने अम्मी से कहा। ये परदेस थोड़ी जा रहा है जो तुमने रोना धोना शुरू कर दिया है। अम्मी अंदर तो चली गई मगर जाते जाते कह गई, मेरा दिल आपकी तरह सख्त थोड़ा ही है। होटल खोलने से बेहतर था कि आप कसाई की दुकान खोल लेते। होटल पहुंचकर अब्बा ने मुझे कुछ बातें बताएं। होटल के तीनों मुलाजमों से मेरा तारुफ करवाया। उनमें एक 17-18 साल का सांवले रंग का लड़का भी था। उसका नाम गामो था। वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसको इस होटल पर काम करते हुए 6-7 साल हो गए थे। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था। मैंने दिल में सोचा कि गामो होशियार और मेहनती है, वो मुझे होटल चलाने के तरीके बताता रहेगा और मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं अल्लाह का नाम लेकर दुकान वाले केबिन में बैठ गया। अब्बा को होटल के कागजात के सिलसिले में वकील के पास जाना था। वो मुझे कुछ मजीद नसीहतें करके चले गए। उनके रवैये में मुझे कुछ नरमी महसूस हो रही थी।
दोपहर तक सर खुजाने की फुर्सत ना मिली। करीब ही में बहुत सारी फैक्ट्रियां थीं। 11 बजे के बाद उन फैक्ट्रियों के मजदूरों का जो तांता बंधा है तो सहपहर तक में बहुत ही मसरूफ रहा। करीब ही कच्ची आबादियां भी थीं। उनमें से भी औरतें और बच्चे तंदूर पर रोटियां लगवाने आते रहे। आसपास कोई जनरल स्टोर भी नहीं था, इसलिए दुकान की मुख्तलिफ चीजें भी बिकती रही। शाम को जब रश कुछ कम हुआ तो मैंने गल्ले की रकम का जायजा लिया। अब्बा ने मुझसे कह दिया था कि बड़े नोटों को मैं अलग छुपा कर रखूं। मैंने उन्हें भी चुपके से निकाल कर गिना। सारी रकम मिलाकर 30,000 से ज्यादा थी। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी मैं इस गिनती से फारिग हुआ ही था कि वहां पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर 2 अफराद सवार थे। उनकी शक्ल मुझे नजर नहीं आ सकी थी क्योंकि एक ने हेलमेट पहन रखा था, दूसरे की नाक तक मफलर लिपटा हुआ था। गामो मेरे नजदीक खड़ा था। अभी उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मुंह पर मफलर लपेटा शख्स तीर की तेजी से मेरे पास आया। उसके हाथ में एक खौफनाक पिस्तौल था। गला खाली कर, जल्दी जल्दी कर, उसने एक थैला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मेरे जिस्म से तो जैसे जान निकल गई। गामो के चेहरे पर जरा भी खौफ के आसार नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो उस डाकू पर झपट पड़ेगा। इसी दौरान मैंने मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स के हाथ में भी पिस्तौल देख लिया था। मैंने गामो से कहा, गामो, किसी किस्म की कोई हरकत मत करना, समझी, ये मेरा हुक्म है। मैं समझ गया था कि जरा सी मुजाहमत पर ये डाकू हमें गोलियों का निशाना बना देंगे। गामो मेरे हुक्म से मजबूर होकर चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने सारी रकम उस थैले में भरी। उस डाकू ने झपट कर थैला मेरे हाथ से छीना और मोटरसाइकिल की तरफ भागा। मैं भी दुकान से निकलकर बाहर आ गया। मोटरसाइकिल वहां से निकलकर सड़क पर आई। सड़क टूटी फूटी थी, जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे थे, इसलिए मोटरसाइकिल चलाने वाले को उसकी रफ्तार कम करना पड़ गई। मोटरसाइकिल एक बड़े गड्ढे से गुजरी तो जोर से उछली। पीछे बैठा हुआ डाकू तवाज़ुन बरकरार न रख सका। वो गिरा तो नहीं मगर उसके मुंह से लिपटा मफलर ढलक कर उसके गले में आ गया। मगर मैं उसकी शक्ल देखने से कासिर था क्योंकि उसकी पीठ मेरी जानिब थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि तेजी से दौड़कर उन तक पहुंच जाऊं और धक्का देकर उनकी मोटरसाइकिल गिरा दूं और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूं। मगर ये नामुमकिन बात थी। पीछे बैठे हुए डाकू के हाथ में अभी तक पिस्तौल दबा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चे ने मोटरसाइकिल के सामने आकर कुछ कहा। उन्होंने बच्चे की बात नहीं सुनी और कतरा कर उसकी बराबर में से निकल गए। गामो मेरे बराबर खड़ा मुझे देख रहा था। उसने ये बच्चे वाला मंजर नहीं देखा था। वो मुझसे बोला, आज धंधा अच्छा हुआ था, अब हम मालिक को क्या जवाब देंगे। मेरा दिल खुद परेशान था। गामो बकिया 2 मुलाजिमों को इस वाकया की तफसील बताने लगा। मैं जल्दी से उस बच्चे के पास पहुंचा और उससे पूछा, लड़के, मोटरसाइकिल पर बैठे लोग कौन थे? तुम उनसे क्या कह रहे थे? लड़का मेरी बात सुनकर पहले तो कुछ झिझका, फिर बोला, पीछे जो बैठे थे वो मेरे रिफत मामू थे। मैं उनसे कह रहा था कि मुझे भी मोटरसाइकिल पर बिठाएं, मगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बच्चे की बात सुनकर मेरे जिस्म में खुशी की लहरें सी फूटने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और होटल में लाकर एक कुर्सी पर बिठाया। फिर दुकान में जाकर एक प्लास्टिक की थैली में बहुत सारी टाफियां और बिस्कुट भर कर उसको दिए। ये तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए है। तुम्हारे रिफत मामू कहाँ रहते हैं? बच्चा इतनी सारी चीजें देखकर खुश हो गया था। कुर्सी से उतरकर बोला, इसका तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। मैं उनके घर अम्मी के साथ बस में बैठ कर जाता हूँ, मगर वो कल से हमारे घर में ही है। कुछ दिनों बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछा। वो मेरे सवालों से घबरा गया था। वैसे भी उसका ध्यान थैली में मौजूद खाने पीने की अशिया की तरफ लगा हुआ था।
उसने मुझसे हाथ छुड़ाया और भागते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगा। इतनी देर में गामो मेरे नजदीक आया। ओ साहिब, अब तो बच्चों से खेलने में लग गए हो, ये सोचो कि अपने अब्बा जान को क्या जवाब दोगे। मैंने कहा, गामो खुश हो जा, मैंने चोर पकड़ लिया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर अब्बा आ जाएं तो उन्हें लेकर थाने पहुंच जाना। ये कहकर मैं उठ गया। मेरी बात सुनकर गामो का मुंह हैरत से खुल गया था। मैं सीधा उन बच्चों के पास गया था। उस बच्चे ने अपने दूसरे साथियों को चीजों से भरी थैली दिखाई और एक तरफ को भाग गया। मैं तेजी से उसके पीछे लपका। आगे एक मैदान था। मैदान खत्म होता था तो एक गंदा नाला था, उस पर एक पुलिया थी। बच्चा मैदान में से होता हुआ पुलिया पार करके सामने बाजार में घुस गया। बाजार में से गुजर कर वो एक गली में निकला जिसमें कतार दर कतार मकानात बने हुए थे। मैं मुसलसल उसके ताक़ुब में था। 3 गलियां छोड़कर वो चौथी गली के 5वीं मकान में चला गया। उस मकान पर नीला रंग नुमाया नजर आ रहा था। जब बच्चा अंदर चला गया तो मैंने एहतियातन जेब से कलम निकालकर उसका नंबर भी नोट कर लिया। उसका नंबर था सेक्टर बी, मकान नंबर 420, लेबर कॉलोनी। मैं होटल वापस आया तो यह देखकर मेरी जान निकल गई कि अब्बा होटल की एक कुर्सी पर टांग रखे बैठे हैं और उनके एक हाथ में जूता है। अब्बा ने वैसे तो जिंदगी में मेरी मुख्तलिफ चीज़ों और मुख्तलिफ तरीकों से पिटाई लगाई थी। जूते से पिटने का शर्फ मुझे आज पहली मर्तबा हासिल होने वाला था। मैं उनके करीब गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ जूता पाँव में पहना, कुर्सी से खड़े हुए और मुझे गले लगाकर बोले, शाबाश बेटे शाबाश, आज तुमने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। उन बदमाशों से मुजाहमत का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। मुझे गामो ने सब बता दिया है। आज तुम्हारी जहानत की वजह से 2 जानें बच गई हैं, एक गामो की और एक तुम्हारी। उनके प्यार भरे अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं उनके गले लगकर रोने लगा। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और बोले, शायद तुम रकम के नुकसान पर रो रहे हो, इसका गम तुम मत करो। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बा जान, आज अपने जिंदगी में पहली मर्तबा जो मेरी तारीफ की है और इतने प्यार से मुझसे बात की है, मेरे आंसू इस बात पर निकले हैं। मेरी बात सुनकर वो भी आबदीदा हो गए। बोले, अमजद, कोई बाप भी अपनी औलाद से ज़बानी मोहब्बत का इजहार नहीं करता, मगर हर बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए प्यार ही प्यार भरा होता है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही सख्तियां कर रखी थी, मुझे मुआफ कर दो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। ऐसा ना कहिए अब्बा जान। फिर मुझे कुछ याद आया। अपने अब्बा जान जूता हाथ में क्यों ले रखा था? मैं तो समझा था कि मेरी धुनाई होने वाली है। जिंदगी में मेरी किसी बात पर अब्बा जान पहली मर्तबा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले। पाँव में खारिश हो रही थी, खुजाने के लिए जूता उतार लिया था। थोड़ी देर बाद अब्बा जान, गामो और मैं थाने पहुंचे। थानेदार से अब्बा ने अपना तारुफ करवाया। वो एक भला आदमी था। उसने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी, मुहर्रिर को बुलवा कर रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद मैंने कहा, जनाब, ये तो डकैती की वारदात की रिपोर्ट हो गई। अब मैं आपको उसके मुजरिम और उसका मौजूदा ठिकाने का पता भी बताता हूँ। ये कहकर मैंने शुरू से आखिर तक इसे पूरी कहानी सुना दी। जब मेरी कहानी खत्म हुई तो थानेदार ने अपनी कुर्सी से उठकर मुझे अपने गले लगा लिया और बोला, बेटा, इन डाकुओं ने मेरे इलाके में ऊधम मचा रखा था। बदकिस्मती से ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। मुझे मेरे अफसरान बाला ने भी बहुत डांट पिलाई थी और सरजनिश की थी। अगर हमने इन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया तो मेरी बिगड़ी हुई साख फिर से बन जाएगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा।
उसकी बातें सुनकर अब्बा जान की तो खुशी से बाँझ खिली जा रही थी। गामो भी मुझे तारीफी नजरों से देख रहा था, मगर इतने बड़े थानेदार को ऐसी बातें करता देखकर मैं सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, सर आप इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। हर शहरी का फर्ज है कि वो हर हाल में कानून की मदद करे। इसी तरह तो हमारे मुआशरे से जराइम का खात्मा होगा। मेरी बात सुनकर थानेदार बहुत खुश हुआ। फिर उसने चंद सिपाहियों को अपने साथ लिया और मेरे बताए हुए पते पर मुजरिमों को पकड़ने के लिए चला गया। अगले रोज शाम को थानेदार पुलिस मोबाइल में 3 सिपाहियों के साथ हमारे होटल पर आया। उसने अब्बा जान से हाथ बाद में मिलाया, इससे पहले मुझे गले लगाया था। कुछ देर बाद उसने हमें बताया कि दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। एक का नाम रिफत और दूसरे का नाम काजिम था। दोनों अरसा दराज से इन वारदातों में मसरूफ थे। रिफत कोई वारदात करके अपने इलाके से भागा हुआ था। वहां की पुलिस उसकी तलाश में थी, इसलिए इसने अपनी बहन के घर में पनाह ले रखी थी। काजिम इसी इलाके का रिहायशी था और दोनों में दोस्ती थी। ये दोनों मिलकर वारदातें करते थे। इस बात का एतराफ उन्होंने दौरान तफ्तीश किया था। हमारे पैसे भी उनके पास से मिल गए थे जो सरकारी तहवील में थे। थानेदार ने यह कहकर तसल्ली भी दी कि ये पैसे अदालती कार्रवाई के बाद हमें वापस मिल जाएंगे। फिर उसने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर मुझे बतौर इनाम दिए और मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, बेटे तुम बहुत ज़हीन और बहादुर हो। तुम्हारी वजह से हम उन मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। इस खबर को सुनकर मेरे अफसरान बहुत खुश हैं और मुझे शाबाश दे रहे हैं। अब्बा जान भी वहीं मौजूद थे। थानेदार की बातें सुनकर उनकी आंखें फख्र से चमक रही थीं। मैंने घंटी का बटन दबाकर गामो को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और बुलंद आवाज में बोला, गामो, थानेदार साहब के लिए और सिपाहियों के लिए अच्छी सी दूध पत्ती की चाय। गामो मुस्कुराकर चाय बनाने लगा। रात को अब्बा जान ने मुझे होटल पर नहीं छोड़ा, अपने साथ घर लेकर आए। घर आने से पहले उन्होंने पड़ोस में फोन करके अम्मी को बुलाया और मेरे कारनामे का तज़किरा उनसे किया। थानेदार साहब ने मुझे जो इनाम दिया था उसके बारे में भी उन्होंने अम्मी को बता दिया था। हम घर पहुंचे तो अम्मी मुझ देखकर खुशी से खुल उठी। अमजद की माँ, कभी हमें भी देखकर इस तरह की खुशी का इजहार कर दिया करो। अब्बा जान ने शोखी से मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी जान उनकी बात सुनकर हंसी, मुझे गले से लगाया और बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर पहले आप अमजद जैसे काम भी तो करके दिखाएं। उनकी बात सुनकर अब्बा जान ने एक जोर का कहकहा लगाया। मैंने बरसों बाद उनको इतना खुश देखा था। मैं दिल में सोचने लगा कि माँ बाप भी कितने सादा होते हैं। औलाद अगर अच्छा काम करे तो उनकी खुशी छुपाए नहीं छपती।